अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक फ़िज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, वो है डायमेंशंस। मैं हूँ इंजीनियर बिलाल हसन। आज के लेक्चर के बाद कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, आप उसकी डायमेंशंस इजीली निकाल सकेंगे। इवन कि ये जो कुछ अभी आपको मुश्किल मुश्किल डायमेंशंस नज़र आ रही हैं, ये भी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। डायमेंशंस के बारे में अमूमन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक्स के अंदर इसको अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फेडरल और केपीके की टेक्स्ट बुक्स के अंदर इसको एक और वे से एक्सप्लेन किया गया है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें फिर एक डिफरेंट वे से इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस तो निकाल लेते हैं, मगर उनको डायमेंशंस का कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता। तो मैं आज आपको डायमेंशंस का रियल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जितनी भी हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन से बनती हैं। और बेस क्वांटिटीज़ हमें पता है फिज़िक्स के अंदर 7 हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव्ड कहलाती हैं, और वो इन बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन से बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इसमें इसकी लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी हमें नज़र आ रही है। अब ये विड्थ भी बेसिकली लेंथ ही है, क्योंकि लेंथ क्या होता है, दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस। तो अब अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। विड्थ की जगह भी हमने लेंथ ही लिख लिया। अब देखें आप, एरिया एक डिराइव क्वांटिटी है, और ये एक बेस क्वांटिटी लेंथ के 2 बार मल्टीप्लाई होने से आ रहा है। फिर इसी तरह आप इस क्यूब को देखें, इस क्यूब के अंदर हमें इसकी लेंथ भी नज़र आ रही है, विड्थ भी बेसिकली लेंथ ही है, और हाइट भी 2 पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, ये भी लेंथ है। अब अगर हम इस क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वो हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, मगर हम उन दोनों की जगह विड्थ और हाइट की जगह भी हम लेंथ ही लिखेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस लेंथ होता है। तो अगेन इस एग्जांपल में आप देखें कि वॉल्यूम हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है, मगर वो कैसे आ रहा है, हमारे पास एक बेस क्वांटिटी लेंथ के 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होने से। इसी तरह आप स्पीड में देखिए, अब स्पीड होती है हमारे पास लेंथ ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस भी लेंथ ही है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो टाइम डिवाइड हो रहा है। डिवीजन भी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही होता है, मगर ये मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है, यानी डिवीजन के अंदर हम पावर नेगेटिव कर देते हैं और फिर वही क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है। जैसे अभी आप देखें स्पीड किस तरह होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइम की पावर -1। अब ये जो टाइम डिवाइड हो रहा था इसकी पावर 1 थी, जैसे ही हमने इसको ऊपर भेजा तो इसकी पावर -1 हो गई। तो जो भी चीज़ डिवाइड हो रही होती है बेसिकली वो मल्टीप्लाई ही होती है, मगर उसकी पावर हम नेगेटिव कर देते हैं। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसकी पावर पॉजिटिव होती है, और जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो भी मल्टीप्लाई ही हो रही होती है, मगर उसकी पावर हम नेगेटिव कर देते हैं। तो अब इस केस में आप देखें कि स्पीड हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है, और वो दो बेस क्वांटिटीज़ लेंथ और टाइम की मल्टीप्लिकेशन से आ रही है। तो यूँ हमें पता चला कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन से आएगी। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। अब मैं आपको डायमेंशन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक डिराइव क्वांटिटी के अंदर बेस क्वांटिटी जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होती है उसको हम कहते हैं कि ये बेस क्वांटिटी की डायमेंशन है इस डिराइव क्वांटिटी में। या आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि एक डिराइव क्वांटिटी जितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में फैली होती है हम वो उसकी डायमेंशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझें, इस क्यूब के अंदर आप देखें कि लेंथ 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में फैली हुई है, लेंथ, विड्थ और हाइट की फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि इस क्यूब के वॉल्यूम के अंदर लेंथ की 3 डायमेंशंस हैं। और यही चीज़ जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे, वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी 3 बार लेंथ के मल्टीप्लाई होने से बनती है, और लेंथ की पावर 3। अब ये जो पावर में 3 आ रहा है ये लेंथ की डायमेंशन है इस वॉल्यूम में। अगेन अब आप इस रेक्टेंगल को देखें, इसमें लेंथ 2 डिफरेंट डायरेक्शन में फैली हुई है, तो हम कहेंगे कि एरिया के अंदर लेंथ की 2 डायमेंशन हैं। और यही चीज़ जब हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे तो देखें लेंथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है और लेंथ की पावर 2 आ रही है। तो अब ये जो बेस क्वांटिटी लेंथ की पावर 2 है इसको हम कहते हैं कि एरिया में लेंथ की डायमेंशन 2 है। इसी तरह आप देखें स्पीड के अंदर लेंथ 1 दफ़ा आती है, और टाइम भी स्पीड के अंदर 1 दफ़ा आता है। क्योंकि ये टाइम के ऊपर -1 क्यों आ रहा है, ये तो डिवीजन की वजह से, इसकी पावर 1 थी हमने ऊपर भेज दिया तो -1 हुआ। बेसिकली तो टाइम 1 दफ़ा ही आ रहा है। तो स्पीड के अंदर भी लेंथ की एक डायमेंशन है और टाइम की भी एक ही डायमेंशन है। तो यूं अब हमें पता चला कि बेस क्वांटिटी जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होती है वो उसकी डायमेंशन है, और वो बेसिकली उसकी पावर बन जाती है बेस क्वांटिटी की। तो यहाँ से अब हम डायमेंशंस को डिफाइन कर लेते हैं। डायमेंशंस बेसिकली पावर्स होती हैं बेस क्वांटिटी के ऊपर, और ये क्यों इनकी पावर्स होती हैं, डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए।
जैसे मैं अब ये चीज़ आपको अगेन वही एग्जांपल देकर समझाता हूँ। वॉली एरिया के अंदर देखें हमारे पास लेंथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है, तो लेंथ की पावर 2 है, तो एरिया में लेंथ की पावर 2 है, तो डिमेंशन भी लेंथ की 2 होगी। इसी तरह वॉल्यूम में देखें लेंथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है, यानी लेंथ की पावर 3 है। अब लेंथ देखें बेस क्वांटिटी है, उसकी पावर 3 है और ये रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम एक डिराइव क्वांटिटी को। अब इसी तरह स्पीड के अंदर देखें लेंथ 1 दफ़ा आती है, लेंथ की पावर 1 है, तो स्पीड में लेंथ की डायमेंशन 1 हुई। टाइम भी स्पीड के फार्मूला में 1 दफ़ा आती है और यहाँ से अब हमें पता चला स्पीड में टाइम की डायमेंशन भी 1 है। तो यहाँ से होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को कहते हैं डायमेंशन, और ये रिप्रेजेंट करती हैं एक डिराइव क्वांटिटीज़ को, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम और स्पीड की दी। अब हमें डायमेंशनल एनालिसिस की क्यों ज़रूरत फ़ील हुई, हम डायमेंशनल एनालिसिस क्यों करते हैं? तो एक ही फैक्ट याद रखें कि जो डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो अपनी डायमेंशंस पे डिपेंड करती हैं। जैसे मैं अब आपको ये एग्जांपल के थ्रू चीज़ समझाता हूँ। आपको ये दो ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, एक का मैस है 10 kg और दूसरे का 1 kg। अब 10 kg को मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और 1 kg मैस को मूव करवाने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी डिपेंड कर रही है मैस पे, जो कि एक बेस क्वांटिटी है। तो अब फोर्स की डायमेंशन में मैस डेफिनेटली होगा, फोर्स की एक डायमेंशन मैस भी है क्योंकि ये डिराइव क्वांटिटी इस पर डिपेंड कर रही है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक बॉल है, हमने इसको वॉल तक लेकर जाना है। अगर हम इस बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये जल्दी वॉल तक पहुंच जाएगा, बॉल थोड़ा टाइम लेगा। इसी तरह अगर हम इस बॉल पे कम फोर्स लगाएंगे तो फिर ये ज़्यादा टाइम लेकर वॉल तक पहुंचेगा, दीवार तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम भी फोर्स की डिमेंशन है, क्योंकि फोर्स डिपेंड करती है टाइम पे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, उसके हाथ में बॉल है, वो दीवार पे फेंकता है, वो बॉल पहुंच जाती है 2 सेकंड में और तब उस जगह का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही उस जगह का टेम्परेचर हो जाए 20 सेंटीग्रेड, तो उतनी फोर्स से ही वही बॉल जब बच्चा दीवार पे दोबारा फेंके और फिर से वो 2 सेकंड में ही पहुंच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है ये फोर्स को इफेक्ट नहीं कर रहा, फोर्स की डायमेंशन में टेम्परेचर नहीं है। तो यहाँ से अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो डायमेंशंस होती हैं ये उस डिराइव क्वांटिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। इन डायमेंशंस के चेंज होने से वो डिराइव क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम ये डिराइव क्वांटिटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि इसका क्या तरीकाकार है। तो अब आपने याद रखना है कि ये जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज अ डिमेंशन, ये डिमेंशन ही है और इनको एक स्पेसिफिक सिंबल से लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और ये जो बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं क्वालिटेटिव नेचर को। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। स्पीड में देखें, इसमें एक लेंथ डायमेंशन है और एक टाइम की डायमेंशन है। तो अब हमें इसके डायमेंशनल फार्मूला से पता चला कि स्पीड में लेंथ भी आ रही है और टाइम भी आ रही है। तो स्पीड, लेंथ और टाइम दो बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाई होने से बनती है। तो यहाँ से ये क्वालिटेटिव नेचर है कि हमें डायमेंशनल फार्मूला दे के पता चल जाता है कि वो डिराइव क्वांटिटीज़ कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लाई होकर बन रही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको डायमेंशन का क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ अगेन। जितनी दफ़ा कोई बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है डिराइव क्वांटिटी में, वो उसकी डायमेंशंस हैं और यही चीज़ उस बेस क्वांटिटी की पावर बन जाती है। तो इन्हीं पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेस क्वांटिटी 7 है, तो हम उन 7 बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस याद कर लेते हैं। इन्हीं की मदद से फिर हम डिराइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालेंगे। अब देखें, लेंथ हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, ये जिन भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली लेंथ ही होता है और लेंथ की डिमेंशन कैपिटल एल है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट हम इस वजह से डालते हैं ताकि पता चल जाए कि ये डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब जैसे मैस है, मैस फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी डिमेंशन कैपिटल एम होगा और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह टाइम की डिमेंशन कैपिटल टी होता है। टेम्परेचर की दो डायमेंशन है, के बी और थीटा बी। इलेक्ट्रिक करंट की भी हम दो डायमेंशन यूज़ करते हैं, आई और ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की भी दो डायमेंशन है, सी डी और जे, कैपिटल जे। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की भी दो डायमेंशन है, मोल और एन। तो ये टेबल आप याद करें, इस टेबल का याद होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप डिराइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इस टेबल को पहले याद कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपने याद कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अब यूनिट और डायमेंशन में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। जो यूनिट होता है बेसिकली ये हमें बताता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
यानी मैं एग्जांपल देता हूँ, जब जैसे टाइम देखें, फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हमने छोटा टाइम मेजर करना हो तो उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं सेकंड, आवर्स, मिनट वगैरह। और अगर हमने बड़े बड़े लेवल स्केल पे टाइम मेजर करना हो तो फिर मंथ भी इसका यूनिट है, ईयर्स भी इसके यूनिट हैं। तो अब ये डिफरेंट यूनिट्स जो हम टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये क्वान्टिटेटिव एनालिसिस है। और मगर बेसिकली आप देखें कि फिजिकल क्वांटिटी एक ही है और वो टाइम है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी बेस क्वांटिटी यूज़ हो रही है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं अमाउंट के हिसाब से। एक और एग्जांपल आप लें, हम मैथ्स के लिए अगर एक बड़ी क्वांटिटी होगी तो केजी यूनिट यूज़ करेंगे। स्मॉल मैथ्स के लिए जिस तरह ये टैबलेट्स मेडिसिन होती हैं हम मिलीग्राम यूज़ करते हैं, और इसी तरह बहुत कम मिकदार के लिए हम माइक्रोग्राम और नैनोग्राम भी, पिकोग्राम भी यूज़ करते हैं मैथ्स का यूनिट। मगर अब ये डिफरेंट यूनिट सारे के सारे रिप्रेजेंट मैथ्स को कर रहे हैं, तो ये अब एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि वो फिजिकल क्वांटिटी मैथ्स है और उसको हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो बस आपने ये यहाँ से याद क्या रखना है कि यूनिट क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है और डायमेंशंस क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है आपने कि एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं मगर उनकी डायमेंशंस एक ही होती है। इसी तरह आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जिस तरह लेंथ, विड्थ, डायामीटर, रेडियस, हाइट, डेप्थ, वेवलेंथ वगैरह, इन सब का यूनिट सेम है और ये हम मीटर में मेजर करते हैं। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होगा उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। जिस तरह अब इन तमाम की डायमेंशन कैपिटल एल यानी लेंथ होगी, तो जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होगा उनकी डायमेंशंस भी सेम होगी। ये चीज़ भी अब आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, ये आपने नहीं भूलने। जो प्योर नंबर्स होते हैं, जिस तरह पाई भी एक नंबर है, इसका वैल्यू 3.14 है, 2, 3, 4, ये सारे नंबर हैं, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्योंकि देखें डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मेजरेबल होती हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब भी कांस्टेंट नंबर से आपका वास्ता पड़ेगा तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो डायमेंशन लेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस तरह ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये भी डिमेंशन लेस होते हैं, इनको भी इग्नोर कर देना है अगर ये फार्मूला में आ जाएं। जो चीज़ एक्सपोनेंट में होगी, पावर में होगी, वो भी डिमेंशन लेस होती है, उसकी भी कोई डिमेंशन नहीं। लॉग वाले फंक्शन जिनके अंदर लोगारिथम आ जाए वो भी डिमेंशन लेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, ये आपको बड़े हेल्पफुल होंगे आगे डिमेंशन कैलकुलेट करने में। इसी तरह जो रेशियोज होती हैं सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान, वो भी डिमेंशन लेस होती हैं। जिस तरह आप स्ट्रेन देखें, ये दो सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो अब लेंथ की डिमेंशन एल, नीचे भी लेंथ ही है उसकी भी डिमेंशन एल, तो ये तो कट जाएंगे। और इसी तरह अगर यूनिट भी देखें तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं। तो इस स्लाइड के अंदर आपने यही सीखा कि कॉन्स्टेंट नंबर्स भी डिमेंशन लेस हैं, कुछ फंक्शन मैंने बताया वो भी डिमेंशन लेस हैं, और सिमिलर क्वान्टिटीज़ की रेशियो भी। अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि डायमेंशंस को हम अलजबरा की तरह डील करते हैं। डायमेंशंस अलजबरा की तरह मल्टीप्लाई भी हो जाती हैं और डिवाइड भी। जैसे अगर दो लेंथ की डायमेंशंस कैपिटल एल और कैपिटल एल है तो हम मल्टीप्लाई करके एल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह दो डायमेंशंस हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जिस तरह एल स्क्वायर को एल पे डिवाइड करेंगे तो आंसर लेंथ आ जाएगा। मगर याद रखना है आपने, डायमेंशंस को हम ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। दो डायमेंशंस ऐड हो के टू नहीं बनेगा। जैसे लेंथ का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन में ऐड करेंगे तो टू टाइम लेंथ नहीं होगा, लेंथ के डायमेंशन को लेंथ में ऐड करेंगे तो लेंथ ही रहेगा। इसी तरह दो डायमेंशंस को हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। जिस तरह अगर हम वही अगेन एग्जांपल लेते हैं, लेंथ में से लेंथ का डायमेंशन माइनस करेंगे तो ज़ीरो नहीं आएगा, लेंथ ही रहेगा। तो यहाँ से अब आपने क्या याद रखना है, डायमेंशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी, मगर डायमेंशन को ना ऐड कर सकते हैं और ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं, इनको आपने याद रखना है। एक होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। अब डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है और इनके पास डायमेंशन होगी। जैसे एग्जांपल लें, या फोर्स भी हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल है, एनर्जी भी और एक्सेलरेशन भी, और इन्हीं की डायमेंशन अभी हम निकालेंगे। डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब है सारी डिराइव क्वांटिटीज, और ये अब काफ़ी ज़्यादा मैं आपको इनकी अब डायमेंशन निकाल के दूंगा, मगर आपको ये टर्म याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। ये कुछ कांस्टेंट हैं जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा मगर इनकी डायमेंशंस होंगी। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट देखें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है मगर इसकी डायमेंशन भी है। इसी तरह प्लांक्स कांस्टेंट, इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट। तो ये सारे के सारे डायमेंशनल कांस्टेंट थे। इसी तरह कुछ डायमेंशनलेस वेरिएबल हैं। अब देखें पहली टाइप क्या थी, डायमेंशनल वेरिएबल, तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल तीसरी टाइप में।
तो इनका चूँकि मैग्नीट्यूड वेरिएबल है मगर इनके पास डायमेंशन नहीं होगा। इसकी अब एग्जांपल्स आप देखें, प्लेन एंगल कोई डायमेंशन नहीं इनके पास, स्ट्रेन के पास भी डायमेंशन नहीं होती, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और मैग्नीफिकेशन, इनका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता रहता है मगर इनके पास डायमेंशंस नहीं होती और ये हम कैलकुलेट भी आगे करेंगे। 4 नंबर पे आ जाते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये वो वाले कांस्टेंट हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है मगर इनके पास डायमेंशन नहीं होगा। तो इसकी भी अब एग्जांपल आप देख लें, जितने भी ये हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 पाई, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी की एग्जांपल है। अब हम पहली टाइप को डिस्कस करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल को, कि ये अब जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं मतलब कि ये वेरिएबल, इनका मैग्नीट्यूड भी और इनके पास डायमेंशंस भी है और अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना है आपने, हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है फार्मूला मेथड, यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसी से ही हमने निकालनी है डायमेंशन। और दूसरा होता है यूनिट मेथड, ये शॉर्टकट है मगर ज़्यादातर यूनिट्स नहीं याद होते, फार्मूलाज याद होते हैं, तो इसलिए फार्मूला मेथड को प्रेफर करना है, मगर मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एरिया की डायमेंशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिट मेथड आप देखें, एरिया का हमें पता है कोई किसी चीज़ का भी एरिया हो उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाती है, एल, तो ऊपर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम निकालते हैं फार्मूला मेथड से। अब मैं आपके सामने डिफरेंट एरियाज़ की डायमेंशन निकालूंगा, जैसे सर्कल के एरिया, स्फेयर का एरिया, डिफरेंट चीज़ों के एरियाज़ की फार्मूला से मैं डायमेंशन निकालूंगा और आप देखिएगा एल स्क्वायर ही आंसर आएगा। अब हम एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया था कि पाई एक नंबर है, नंबर डिमेंशन लेस होता है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, और रेडियस बेसिकली लेंथ ही है, तो आर स्क्वायर का डिमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अब एरिया ऑफ स्क्वायर से डिमेंशन निकालते हैं। अब स्क्वायर हमें पता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब पहली लेंथ की डिमेंशन भी एल, दूसरी लेंथ की भी डिमेंशन एल, तो टोटल एल स्क्वायर ही फिर हमारे पास आ गई डिमेंशन। अब किसी और चीज़ का एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राई। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राई क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राई के, फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। तो अब देखें 1/2 एक नंबर है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। बेस भी हमारे पास लेंथ है, हाइट भी हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ लेंथ से मल्टीप्लाई होके डिमेंशन बन जाएगी एल स्क्वायर। एक और एरिया हम देखते हैं, एरिया ऑफ स्फेयर। इसका फार्मूला भी अब आपने याद रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई एक नंबर है और रेडियस हमें पता है कि ये लेंथ है, और आर स्क्वायर का डिमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो अब देखिए मैंने डिफरेंट एरियाज के फार्मूला से एरिया की डिमेंशन निकाली और वो एल स्क्वायर आई, और यूनिट से भी हमने निकाली तो एल स्क्वायर आई। तो अब आपने एरिया का डायरेक्ट डिमेंशन याद रखना है कि जब भी आपसे एरिया का डिमेंशन पूछा जाएगा तो आपने कह देना है कि एल स्क्वायर। देखें ये डायमेंशंस अब तभी निकाल सकेंगे अगर आपको वो पिछला टेबल याद हो, जो मैंने आपको बेस क्वांटिटीज़ की डिमेंशन का कहा था कि याद कर लें। वो टेबल आपने याद रखना है, और कुछ डायमेंशंस अभी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने एरिया की बताई, आगे अब वॉल्यूम आएगी, इसकी भी आपने ऐसे ही मेमोराइज कर लेनी है। तो अब नेक्स्ट हम डायमेंशन निकालते हैं वॉल्यूम की। यूनिट देखें जी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। कोई भी वॉल्यूम है उसका यूनिट मीटर क्यूब है। तो अब मीटर क्यूब देखें किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, लेंथ का, और लेंथ की डिमेंशन क्या हो जाएगी, एल, तो ऊपर क्यूब आ जाएगा। अब यही हम निकालते हैं फार्मूला मेथड से। हमारे पास अब डिफरेंट एक दो वॉल्यूम्स के थ्रू मैं आपको निकाल के देता हूँ। ये वॉल्यूम है स्फेयर का, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो 4/3 पाए कांस्टेंट है, मैंने अभी आपको फैक्ट बताया था कि कांस्टेंट नंबर्स की डिमेंशन नहीं होती। तो अब रेडियस पीछे बचा है, रेडियस की डिमेंशन लेंथ होती है, तो एल क्यूब। देखें वॉल्यूम का डिमेंशन क्या है, एल क्यूब। अच्छा अब क्यूब का वॉल्यूम हम देखते हैं। क्यूब का वॉल्यूम होता है 3 लेंथ मल्टीप्लाई होती हैं, लेंथ विड्थ हाइट। तो अब इस फार्मूला के तहत अगर हम निकालें तो ये 3 लेंथ हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एल क्यूब। तो यहाँ से अब आप देखें मैंने आपको दो डिफरेंट फार्मूला से वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल के दिया, जो कि हमारे पास एल क्यूब आया। अब हम डायमेंशन निकालते हैं स्पीड की। सबसे पहले यूनिट से देखते हैं। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर ज़ाहिर है लेंथ का यूनिट है तो इसकी डिमेंशन एल हो जाएगी, और सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसकी डिमेंशन टी हो जाएगी। तो यूँ हमारे पास एल टी माइनस 1। अब फार्मूला से हम स्पीड का निकालते हैं डायमेंशन। हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ ही है, टाइम का डिमेंशन टी होगा, टी नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया, तो एल टी माइनस 1। तो ये स्पीड की डिमेंशन भी आपने याद रखनी है, मेमोराइज कर लें एल टी माइनस 1, और वॉल्यूम का डिमेंशन भी मेमोराइज रखें एल क्यूब। अब ये कुछ की फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। डायमेंशनल फार्मूला स्पीड का एल टी माइनस 1 है।
इसके अंदर लेंथ एक दफ़ा आ रहा है तो लेंथ की डिमेंशन 1 है, टाइम भी एक दफ़ा आ रहा है तो इसकी भी डिमेंशन 1 है, और इस स्पीड के डिमेंशनल फार्मूला में हमें मैस नहीं नज़र आ रहा तो मैस का डिमेंशन 0 है। इसी तरह एरिया का डिमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर है, लेंथ इसमें 2 दफ़ा आ रही है तो लेंथ की डिमेंशन 2 होगी। वॉल्यूम का डिमेंशनल फार्मूला एल क्यूब है, मगर इसमें लेंथ देखें, लेंथ की पावर 3 है, मतलब लेंथ 3 दफ़ा आ रहा है तो लेंथ की डिमेंशन वॉल्यूम में 3 है। अब हम एक्सेलरेशन का डिमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला देखें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही है तो इसका डिमेंशन ऊपर आ जाएगा एल टी माइनस 1, और नीचे टाइम है तो उसकी डिमेंशन टी आ जाएगी। अब ये टी की पावर 1 है, ऊपर जाके पावर इसकी -1 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन की फाइनल डायमेंशन बनेगी एल टी माइनस 2। अब यही हम इसकी डिमेंशन यूनिट से निकालते हैं। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, क्योंकि ये लेंथ का यूनिट है तो इसकी जगह लेंथ आ जाएगी डिमेंशन, और सेकंड यूनिट होता है टाइम का तो इसकी जगह टी आ जाएगा, तो यूं यूनिट से भी इसकी डिमेंशन एल टी माइनस 2 आई। अब हम डिमेंशन निकालते हैं फोर्स की। फोर्स का फार्मूला देखें, एफ इक्वल टू एम में होता है, और मैस की हमें पता है डिमेंशन कैपिटल एम है, और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस 2 अभी हमने निकाली है, तो यूं हमारे पास फोर्स की डिमेंशन आ गई एम एल टी माइनस 2। तो अब आपने एक्सेलरेशन की भी डिमेंशन मेमोराइज रखनी है एल टी माइनस 1, और फोर्स की भी एम एल टी माइनस 2, क्योंकि उन्होंने आगे बहुत यूज होना है। और पीछे हमने वेलोसिटी की निकाली थी एल टी माइनस 1, और वो जो टेबल था 7 बेस क्वांटिटीज़ का, उनकी डिमेंशन भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप डिराइव की डिमेंशन निकाल सकेंगे। अब हम फोर्स की डिमेंशन निकालते हैं यूनिट से, तो हमें पता है कि इसका फार्मूला एम में था, मैस का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब के ये इसका यूनिट है, और अब देखें केजी किसका यूनिट है, मैस, तो इसकी जगह डिमेंशन मैस आ गई। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो इसकी जगह एल आ गया, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो यूं हमारे पास यूनिट से भी वही डिमेंशन आई एम एल टी माइनस 2। अब हम देखते हैं डिमेंशन फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम की डिमेंशन टी होती है, पावर 1 है, ऊपर जाके टी माइनस 1, तो फ्रीक्वेंसी का डिमेंशन भी याद रखें, टी की पावर -1। डिमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इसका फार्मूला याद कर लें, ए इक्वल टू आर अल्फा। ए यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो लीनियर एक्सेलरेशन है, और जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, उसके एक्सेलरेशन को। जिस चीज़ की भी डिमेंशन निकालनी है उसको अलग कर लेना है, यहाँ से अब आप अल्फा को सेपरेट कर लें, तो अल्फा आ जाएगा ए अपॉन आर। ए एक्सेलरेशन की अभी हमने डिमेंशन निकाली थी एल टी माइनस 2, नीचे रेडियस लेंथ ही है तो लेंथ लेंथ से कट गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डिमेंशन टी माइनस 2। अब ये कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डिमेंशन में आपको यूनिट मेथड से समझा देता हूँ एक टेबल बना के। यहाँ पे याद रखें कि केजी यूनिट है मैस का, तो जहाँ पर भी केजी होगा उसकी जगह आपने मैस एम डिमेंशन लगा देनी है। मीटर यूनिट है लेंथ का, तो जहाँ पर आपको मीटर नजर आएगा यूनिट में उसकी जगह आपने कैपिटल एल डिमेंशन लगा देनी है। सेकंड यूनिट है टाइम का, तो जहाँ पर आपको सेकंड नजर आएगा वहाँ पे आपने टाइम की डिमेंशन टी लगा देनी है। अब इस टेबल को देखें, एरिया मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, हम इसकी डिमेंशन निकाल चुके हैं एल स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम की भी हमने चेक कर ली थी। अब वर्क देखें, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन तीनों का यूनिट सेम होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी की जगह हम मैस लगा देंगे, मीटर की जगह चूंकि ये लेंथ का यूनिट है तो एल लगा देंगे, और सेकंड की जगह हम टाइम लगा देंगे, तो यूं वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन सब की डिमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसी तरह पावर देखें, पावर के यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर -3, तो केजी की जगह एम लगा दिया, मीटर चूंकि लेंथ का यूनिट था तो इसकी जगह एल, और सेकंड चूंकि टाइम का यूनिट था तो इसकी जगह टी, तो यूं पावर का डिमेंशन बना एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। और प्रेशर, जो ये स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज़ है। स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर बेसिकली एक्शन होता है, और स्ट्रेस उसका रिएक्शन होता है, दोनों का सेम ही फार्मूला है और यूनिट भी सेम है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह इसका डिमेंशन एम एल -1 टी माइनस 2 बनेगा, और डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मैस का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यूं केजी रिप्रेजेंट करेगा मैस को और मीटर क्यूब करेगा लेंथ को। तो यहाँ हमारे पास डेंसिटी का डिमेंशन बना एम एल -3। ये तो मैंने आपको टेबल बना के दे दिया, मगर मैं अगेन वही कहूँगा कि आप लोगों ने डिमेंशन फार्मूला से निकालनी है, क्योंकि हमें फार्मूलाज याद होते हैं, यूनिट इतने याद नहीं होते। अब हम डिमेंशन निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो फार्मूला याद कर लें, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये डब्ल्यू बेसिकली ओमेगा पढ़ते हैं, यहाँ से इसको सेपरेट कर लें, ओमेगा आ जाएगा v अपॉन आर। तो ये फार्मूला है इसका। वेलोसिटी की डिमेंशन होती है एल टी माइनस 1, और रेडियस लेंथ ही है, लेंथ लेंथ से कट गया तो टी माइनस 1, टी की पावर -1, एंगुलर वेलोसिटी का डिमेंशन आ गया। डिमेंशन ऑफ इम्पल्स देखें जी, इम्पल्स का सिंबल आई है और इसका फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाई टी। अब एफ का डिमेंशन हमें पता है, वैसे तो जुबानी भी याद होना चाहिए, नहीं पता तो एफ का फार्मूला लिख लें, एम ए
एफ की जगह पे एम में लिख दें और टाइम की जगह पे टी। अब इम्पल्स का डिमेंशन कैसे निकलेगा, मैस का डिमेंशन एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू और टाइम का टी, तो यूं हमारे पास इम्पल्स का डिमेंशन बनेगा एम एल टी माइनस वन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब ये फार्मूलाज आप लोगों ने साथ साथ याद करते जाना है। स्ट्रेस क्या होती है, प्रेशर ही, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इसका फार्मूला है। फोर्स का डिमेंशन देखें एम एल टी माइनस टू हो तो, और एरिया का एल स्क्वायर, तो यूं हमारे पास स्ट्रेस का डिमेंशन बनेगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। और स्ट्रेन हमें पता है कि डिमेंशन लेस है, तो यूं अब यंग्स मॉडुलस में देखें स्ट्रेस की जगह वो जो अभी हमने डिमेंशन निकाला था वो पुट किया, स्ट्रेन डिमेंशन लेस है। जिस चीज़ की कोई डिमेंशन ना हो उसका स्टाइल ये होता है लिखने का, पहले मैस लिखें, लेंथ लिखें, टाइम लिखें। डिमेंशन हम अमूमन मैस, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखते हैं और ऊपर इन तीनों की पावर 0 0 0 लगा दें। इसका यही मतलब है कि ये डिमेंशन लेस है, जिस चीज़ की भी पावर 0 वो 1 नहीं होता है। तो यूँ हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फाइनल रिजल्ट बना डिमेंशन एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। नेक्स्ट हम निकालते हैं डिमेंशन सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन हमारे पास होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स हमें पता है एम में होता है, तो यूं हमारे पास डिमेंशन बनेगा ऊपर एम एल टी माइनस टू और नीचे लेंथ, लेंथ लेंथ से कट गया तो एम टी माइनस टू। नेक्स्ट हम डिमेंशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो करंट का फार्मूला देखें, आई होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये करंट होता है। यहाँ से जिस चीज़ की डिमेंशन निकालनी है वो सेपरेट कर लें, तो क्यू हमारे पास आ जाएगा आई टी। तो यूं हमारे पास डिमेंशन बनेगा आई, करंट का डिमेंशन आई होता है और टाइम टी, आई टी भी कह सकते हैं चार्ज का डिमेंशन, या ए टी भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट के दो डिमेंशन होते हैं, आई बी और ए बी। नेक्स्ट डिमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी दफ़ा नस्ट के एम सी क्यूज़ के अंदर आ चुकी भी है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप लोगों ने अब ये फार्मूलाज याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप देखें वर्क की डिमेंशन अभी हमने देखी थी एफ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और अगर वर्क की डिमेंशन भूल जाए तो आपने इसके फार्मूला से निकाल लेनी है। वो क्या आता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ की भी हमें डिमेंशन पता है, फोर डिस्प्लेसमेंट की भी पता है, लेंथ, और कॉस थीटा वैसे ही डिमेंशन लेस है। और नीचे चार्ज का डिमेंशन आ जाएगा आई टी। तो यूँ हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा एम एल की पावर टू, टी की पावर माइनस थ्री और आई की पावर माइनस वन। नेक्स्ट आ जाती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, फार्मूला आपने याद कर लेना है। रेजिस्टेंस इक्वल होता है वी बाई आई, वी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और आई करंट है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिमेंशन पीछे निकाला था एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री आई की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय करंट का डिमेंशन आई था। तो ये आई की पावर वन जब ऊपर जाएगी तो माइनस वन हो जाएगा, तो यूँ फाइनल रिजल्ट बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री आई की पावर माइनस टू। नेक्स्ट हम डिमेंशन निकालते हैं कैपेसिटेंस का। ये जो कैपेसिटर की एबिलिटी होती है ना चार्ज स्टोर करने की, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसका फार्मूला आप देखें हमारे पास है सी इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल क्यू बाई वी। अब इनकी डिमेंशंस पुट करते हैं। क्यू का डिमेंशन हमें पता है आई टी, हमने पीछे निकाला था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिमेंशन भी हमने अभी निकाली थी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई की पावर माइनस वन। तो यूँ हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर फोर और आई स्क्वायर। देखें जो चीज़ नीचे है जब उसकी पावर्स ऊपर भेजेंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा, जो चीज़ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिमेंशंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट पहले समझे, ये चेंज इन टेम्परेचर है पर यूनिट लेंथ। अब चेंज इन टेम्परेचर भी तो टेम्परेचर ही है, उसका टेम्परेचर का डिमेंशन के आ जाएगा, के भी लिख सकते हैं, थीटा भी, और लेंथ का डिमेंशन नीचे एल आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास फाइनल डिमेंशन बनेगी। अब देखें हमारे पास मैथ नहीं तो वो भी हम लिख सकते हैं, मैथ की पावर जीरो, लेंथ नीचे जाएगा ऊपर, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, ऊपर के की पावर वन, और टी टाइम की फॉर्म भी अगर आप लिखना चाहते हैं अंदर तो टी की पावर जीरो। ज़्यादातर हम क्या काम करते हैं कि हम डिमेंशंस को एम एल और टी की फॉर्म में लिखते हैं, यानी मैथ, लेंथ और टाइम की फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाते हैं डिमेंशनल कांस्टेंट। ये वो वाले कांस्टेंट हैं जिनका डिमेंशंस होगा और इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिमेंशन निकालने के लिए हमें इसका फार्मूला देखना पड़ेगा जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाए। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर का स्क्वायर। जिस चीज़ की डिमेंशन निकालनी है उसको आपने सेपरेट कर लेना है, तो कैपिटल जी हम सेपरेट करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा एफ आर स्क्वायर ओवर एम वन एम टू। तो यहाँ पे अब हम इनकी डिमेंशंस प्लग इन करेंगे। फोर्स की डिमेंशन हमें पता है एम एल टी माइनस टू, रेडियस की जगह लेंथ लिख देंगे तो एल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे दो मैस हैं तो नीचे एम स्क्वायर बना। अब ये एक एम एम से कट जाएगा तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास होगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिमेंशन आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांक्स कांस्टेंट एच। इसका बस फार्मूला याद कर लें, ई इक्वल टू एच एफ।
ई इसके अंदर एनर्जी है, एफ फ्रीक्वेंसी है और एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। तो अब हमने एच का डिमेंशन निकालना है, इसको आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है। तो एच किसकी इक्वल आ जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी हमें पता है वर्क ही होता है और इसका डिमेंशन हमें याद है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का भी पीछे हमने निकाला था टी की पावर माइनस वन। ये नीचे टी की पावर माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगी टी की पावर, तो फाइनल रिजल्ट आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखें, इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। ये जो एन की तरह लिखा हुआ है ये ईटा है, इसका हमने डिमेंशन निकालना है। सिक्स पाई हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये एक नंबर है, और जिस चीज़ का डिमेंशन निकालना है इस ईटा का, इसको सेपरेट करेंगे। तो यूं अब हम इनकी जब डायमेंशन प्लग इन करेंगे फोर्स की, रेडियस की और वेलोसिटी की, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट हमारे पास ईटा का बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तो डायमेंशन बहुत जल्दी निकल आएगी। फार्मूलाज आपने याद करने हैं, जैसे जैसे फिर आप ये सिलेबस फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली फार्मूलाज याद भी हो जाएंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका फार्मूला देखें पी वी इक्वल टू के टी। यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और टी टेम्परेचर है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर को रिप्लेस करें फोर्स पर यूनिट एरिया से, आगे रह जाएगा वॉल्यूम ओवर टी। तो अब इनके हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो एफ वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे ए टी से तो एफ वी ओवर ए टी। अब हम इनके डिमेंशन प्लग इन करते हैं, तो फोर्स को हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल क्यूब, एरिया का एल स्क्वायर और टेम्परेचर का के। तो यूं अब हम इनको सिंप्लीफाइड करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और के की पावर माइनस वन। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल सी है, इसको सी पी और सी वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए आप फार्मूला याद कर लें, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। देखें ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, जब भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जिक्र आएगा तो ये फार्मूला जिसकी मदद से आपने डिमेंशन निकालनी है। तो ये सम टाइम फार्मूलाज गिवन भी होते हैं, अक्सर औकात नहीं भी गिवन होते, तो इसलिए आपने फार्मूलाज याद करने हैं। तो यहाँ से अब सी हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और Q हमारे पास हीट एनर्जी है। ये देखें Q हमारे पास हीट एनर्जी है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है तो टेम्परेचर ही। तो C को हम सेपरेट कर लेते हैं फार्मूला में से। अब इनके डिमेंशन प्लग इन करते हैं। Q बेसिकली एनर्जी है और एनर्जी का वही डिमेंशन होगा जो वर्क का है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। N अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था तो इसका मोल डायमेंशन हो जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर है तो उसका K। तो यूं हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकला एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, मोल की पावर माइनस वन और K की पावर माइनस वन। नेक्स्ट आ जाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई नॉट। इसके लिए फार्मूला याद रखें, कूलम्स लॉ, वन ओवर फोर पाई ई नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्क्वायर। क्यू वन भी चार्ज है, क्यू टू भी चार्ज है। अब जिस चीज़ का डिमेंशन निकालना उसको सेपरेट कर लें, तो ई नॉट को हमने सेपरेट कर लिया। वन ओवर फोर पाई एक नंबर है, नंबर का डिमेंशन नहीं होता, इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो यूं अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बची। अब हम डिमेंशन इनके प्लग इन करेंगे, चार्ज की जगह आई टी आ जाएगा, फोर्स की जगह एम एल टी माइनस टू और रेडियस की जगह लेंथ आ जाएगी। तो यूं जब हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास ई नॉट का डिमेंशन आएगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर फोर और आई स्क्वायर। नेक्स्ट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट, ये भी एक कांस्टेंट है, डिमेंशनल कांस्टेंट। इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे सी इक्वल टू वन ओवर म्यू नॉट ई नॉट रूट। यहाँ पे याद रखें कि सी स्पीड ऑफ लाइट है और ई नॉट का डिमेंशन हम पीछे निकाल चुके हैं। सबसे पहले म्यू नॉट को सेपरेट करते हैं, हम दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे और म्यू नॉट को सेपरेट कर लेंगे। अब हम डायमेंशन प्लग इन करेंगे और इनको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा एम एल टी की पावर माइनस टू, आई की पावर माइनस टू। नेक्स्ट इंडक्टेंस, ये भी एक डिमेंशनल कांस्टेंट है। इसके लिए फार्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर। तो एनर्जी अब हमें पता है, इसका डिमेंशन हमें पता है, ये वर्क ही होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वन बाई टू ये कांस्टेंट नंबर है, इसको इग्नोर कर देंगे। लेंथ इंडक्टेंस बेसिकली ये कैपिटल एल, ये कैपिटल एल यहाँ पे इंडक्टेंस है, इसका हमने डिमेंशन निकालना है, ये लेंथ नहीं है। और आई करंट का डिमेंशन ये होता है। तो यहाँ से अब एल को सेपरेट कर लें, ये जो इंडक्टेंस है। तो यहाँ से अब हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और ए की पावर माइनस टू। एक और भी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस एल इक्वल टू आर टी होता है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है। तो इस फार्मूला से भी आप अपने तौर पे इंडक्टेंस का डिमेंशन निकालें। एल यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ इंडक्टेंस है, इसको लेंथ नहीं समझना। तो इसकी भी इस फार्मूला से भी यही इंडक्टेंस का डिमेंशन आएगा। अब लास्ट में बात करते हैं डिमेंशन लेस कांस्टेंट की। ये वो वाले कांस्टेंट है जिनका डिमेंशन होते ही नहीं। जैसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो ये दो स्पीड की रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम।
वैक्यूम के अलावा। तो अब चूँकि ये दोनों स्पीड हैं तो दोनों स्पीड की जब डिमेंशन पुट करेंगे LT-1 और डिनोमिनेटर पे भी LT-1 कट जाएंगे तो नो डिमेंशन। इसी तरह मैग्नीफिकेशन देखें, ये दो डिस्टेंस की रेशियो होती है। इमेज जो लेंस से इमेज बनता है ना, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से। तो चूंकि ये दोनों डिस्टेंस है, दोनों की लेंथ डिमेंशन होगी, लेंथ लेंथ से कट जाएगी तो नो डिमेंशन इसकी भी। अब हम देखते हैं स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन भी दो सेम चीज़ों की रेशियो है, दो लेंथ की, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ लेंथ से कट जाएगी तो इसकी भी कोई डिमेंशन नहीं। एंगल देखें जी, एंगल के लिए एक फार्मूला पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, सर्कुलर मोशन में, S=R थीटा, भी ये फार्मूला याद कर लें। तो यहाँ से अब हमने थीटा की डिमेंशन निकालनी है तो ये S/R हो जाएगा। S भी R का लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ लेंथ से कट जाएगा तो एंगल की भी कोई डिमेंशन नहीं। तो यहाँ पे याद रखें एक चीज़ होती है रिलेटिव परमिटिविटी ER, इसकी भी कोई डिमेंशन नहीं, ये दो परमिटिविटी की रेशियो होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी भी कोई डिमेंशन नहीं। बेसिकली ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, किसी भी सबस्टांस की डेंसिटी की रेशियो होती है वाटर की डेंसिटी के साथ। तो चूँकि ये दो डेंसिटीज़ की रेशियो है इस वजह से इसकी भी डिमेंशन नहीं होती। अब वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, इनमें से MCQs आते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास डिमेंशन भी होगी, यूनिट भी होगा, जैसे हमने फोर्स, एक्सेलरेशन वगैरह में देखा था। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनके पास ना डिमेंशन होंगी ना यूनिट होगा, जैसे स्ट्रेन में देख लें। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट तो होगा मगर उसके पास डायमेंशन नहीं होगी, जैसे एंगल थीटा में देखें, इनके पास यूनिट होता है, एंगल का यूनिट होता है डिग्री रेडियन, मगर इसकी डायमेंशन नहीं है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशन हो और उसके पास यूनिट ना हो। तो ये लास्ट वाला फैक्ट आता है MCQs कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायमेंशन हो मगर उसके पास यूनिट ना हो। अब कुछ मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको बताऊंगा, इनकी डिमेंशन सेम है, ये आपने याद रखनी है। इम्पल्स और मोमेंटम का डिमेंशन सेम होता है MLT-1। इसी तरह डिस्टेंस, लाइट ईयर और वेव लेंथ, ये सब का डिमेंशन लेंथ है। और वर्क, टॉर्क, एनर्जी, हीट, इनका भी डिमेंशन सेम होता है ML²T-2। आप लोग ये इनके फार्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट, इनका भी डिमेंशन सेम होता है ML²T⁻⁻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 
सेम होता है ml-1 T⁻²। रेडियो एक्टिव जो डिके कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन सब का डिमेंशन सेम होता है T⁻⁻1। और इसी तरह लास्ट पे हमारे पास एंट्रोपी, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थर्मल कैपेसिटी, इन तमाम का डिमेंशन सेम और कितना होता है ml² T⁻² और θ⁻1। लास्ट पे जी ये टोटल 14 असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने फुल तवज्जो से ये तमाम क्वेश्चंस करने हैं। इनकी आप लोगों ने डिमेंशंस निकालनी है, मैंने फार्मूलाज मेंशन कर दी हैं। जैसे ये पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का डिमेंशन निकालना है, फार्मूला मैंने बता दिया है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L = mv/r। L यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, v वेलोसिटी है, m मास है, r रेडियस है। इसी तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फार्मूला है x = a sin 2π/ft। तो इसमें आप लोगों ने a का डिमेंशन निकालना है, बाकी सारे फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं, फार्मूला भी गिवन है। तीसरा क्वेश्चन असाइनमेंट का आपके सामने आ रहा है 4 वाला, 5 वाला। आप साथ साथ या स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह ये हमारे पास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हैं। और ये हमारे पास असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 है। अब जब इन क्वेश्चंस की आप लोग डिमेंशंस निकाल लोगे तो समझे आप लोगों की डिमेंशंस क्लियर होगी। मैंने पीछे अब तकरीबन मैक्सिमम डिमेंशंस करवा दिए, इसके बाद अब कोई बचेगी नहीं फिर। और अब हमारे पास ये आ जाता है असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। आप लोगों ने फुल ध्यान के साथ जिस चीज़ की डिमेंशन पूछी जा रही है उस चीज़ को फार्मूला में से अलग कर लेना है। फार्मूले मैंने दे दिए हैं, पीछे से लेक्चर आप लोगों ने फुल तवज्जो के साथ सुनना है और आप लोग इजीली इनकी डिमेंशंस निकाल जाएंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डिमेंशंस के एप्लीकेशंस पे होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।